नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 55 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 23,840 के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें, कल कई सारे एशियाई बाजार बंद थे, आज भी जापानीज मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन चीन और हांगकांग के बाजारों से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। CSI 300 इंडेक्स यानी चीन के बाजारों में थोड़ी सी गिरावट, 40 अंकों की गिरावट के साथ 1% से ज्यादा की कटौती यहां पर दिखी है। वही हैंगसेंग इंडेक्स यानी हांगकांग के बाजारों में भी करीब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी आज सुबह निकल कर आई है। अमेरिकी बाजार कल के सत्र में बंद थे, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ से भी कोई बड़े संकेत निकल कर नहीं आए। लेकिन याद रखें, आज और कल कई सारे मैक्रो डेटा अमेरिकी बाजार में आते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते सबकी नज़र वहां पर रहेगी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा आएगा, उसके बाद जॉबलेस क्लेम्स, वीकली जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। तो अमेरिकी बाजारों पर सबकी नज़र रहेगी और अगले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। सभी यूरोपियन बाजार भी कल न्यू ईयर ईव के चलते बंद थे, तो यूरोपियन बाजारों से भी कोई संकेत नहीं है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक्शन रहा है। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करें तो आधे % की तेजी के साथ सोना $2,630 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ। याद रखें, पिछले कुछ दिनों में कमजोरी दिखी है सोने में, $2,600 पर आउंस के आसपास फिसल कर फिर एक बार थोड़ी सी मजबूती पिछले कुछ दिनों में सोने में दिखी है। वही चांदी की बात करें तो 1.5% की तेजी के साथ $29 पर आउंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो पिछले एक दो दिनों में थोड़ी सी तेजी सोने और चांदी के बाजारों में दिखी है। वही कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड आधे % की तेजी के साथ $75 पर बैरल के पार निकलता हुआ। वही WTI क्रूड में भी करीब आधे % से ज्यादा की तेजी $72 पर बैरल के पार निकलता हुआ। तो याद रखें, कच्चे तेल और सोने चांदी में पिछले 1-2 महीने में कमजोरी दिखी थी, लेकिन पिछले 1-2 दिनों के ट्रेंड की बात करें तो फिर एक बार थोड़ा सा रीबाउंड यहां पर दिखा है। FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 12वें दिन लगातार FIIs ने कल के सत्र में बिकवाली की, करीब 1780 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वही DIIs ने भी करीब 1700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 770 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,300 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 760 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 22 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन FIIs की बिकवाली का ट्रेंड 12वें दिन लगातार कल के सत्र में भी दिखा। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल की सुस्ती के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, तो पिछले सेशन में सुस्ती एक्चुअली फर्स्ट हाफ में था, सेकंड हाफ में देखेंगे तो काफी अच्छी रिकवरी आई थी। निफ्टी की बात करें तो दिन के निचले स्तर से करीबन 1% चढ़ के हरे निशान में क्लोज हुआ। तो इसे कह सकते हैं कि साल की शुरुआत तो अच्छी हुई है, पॉजिटिव नोट पर ही हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे हम चार्ट देखें निफ्टी का स्पेशली, तो पिछले कुछ 7-8 सेशन से निफ्टी 200 DMA के नीचे ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमें 23,900 पर नजर आता है, जो कि 200 DMA के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पे एक तेज बिकवाली आ सकती है, क्योंकि पिछले कई सेशन से आप देख सकते हैं चार्ट में, जब भी निफ्टी इस 200 DMA के थोड़ा ऊपर गया, वहां से बिकवाली हुई और वापस नीचे आ गया है। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। अगर इसे तोड़ते हुए हम ऊपर जाते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस सीधे 24,000 के भी ऊपर जाके 24,150 पर नजर आता है, जहां पे एक गैप बना हुआ था, वो गैप वहां पर कवर होता है। तो वहां पे दूसरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं।
यहाँ सपोर्ट देखें तो पिछले सेशन का जो लो था करीबन 23,550 का, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बात भी किया कि ये लेवल से पिछले सेशन में काफी अच्छी रिकवरी आई है, कुछ 1% का उछाल आया था। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो फिर सीधे दूसरा सपोर्ट हमें 23,300 के पास का नजर आता है, जो कि नवंबर लोज का है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है। दरअसल निफ्टी बैंक फिलहाल 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सेशन में 200 डीएमए के नीचे फिसला था, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी देखी, उसके ऊपर बंद हुआ। पिछले एक साल का भी अगर ट्रेंड देखे तो निफ्टी बैंक जब भी 200 डीएमए के आसपास आता है वहां से काफी अच्छा उछाल देता है, तो यहां पर भी एक अच्छी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमें 50,600 पे नजर आ सकता है, जहां की 200 डीएमए का लेवल है। उसके नीचे अगर फिसलता है तो सीधे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, वहां पे दूसरा अहम सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,600 से 51,700 का ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे पिछले कई सेशन से एक रेजिस्टेंस का एक जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे एक बिकवाली हो सकती है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अगर इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है तो सीधे 52,200 से लेके 52,300 का ये 100 पॉइंट का रेंज है, यहां पे दूसरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वो लेवल है जहां पे एक गैप बना हुआ था वो कवर होता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक ज़रूर भेजे हैं। इरेडा, याद रखें, बिजनेस अपडेट के बाद इस स्टॉक पर कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी। इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 240 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और 214 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा वोल्टास, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। याद रखिए, इस स्टॉक में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा एक्शन दिखा था, मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी राय। 1925 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य वोल्टास पर उन्होंने दिया है। तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, इरेडा और वोल्टास। ठीक है, राजेश भोसले अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। हमने अपने कॉल्स की तो चर्चा कर दी, लेकिन इंडेक्स लेवल्स पर कौन से लेवल्स की नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट 2 वीक से क्रिसमस एंड न्यू ईयर है, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज थोड़ी सी लोअर साइड में रही है, तो इसके वजह से की इंडाइसेस जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है, तो बाय ऑन डिप की ही रणनीति होगी अभी फिलहाल के लिए। निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो 23,600 23,500 के आसपास एक बेस बना है। एंड जैसे मैं अंश को अभी जस्ट सुन रहा था, तो 23,900 24,000 एक की हर्डल है जहाँ पे 200 डीएमए है। जैसे ही ये लेवल्स हम क्रॉस करते हैं तो एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल रेंज बाउंड है, बाउंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 50-500 एक 200 डीएमए के जैसा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी बाउंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए फॉर द लेवल्स ऑफ 51,500 टू 52,000 लेवल्स। तो इंडेक्स लेवल पर ये नज़रिया, और इसके अलावा हमने आपके स्टॉक्स की तो बात कर ली, लेकिन फार्मा इंडेक्स पर आपका नज़रिया लेना चाहूँगी। पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक्शन यहाँ पर दिखा है। फार्मा इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और इस इंडेक्स से कोई स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली फार्मा एंड हेल्थ केयर स्पेस जो है लास्ट 2 वीक से अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट एक डिफेंसिव रोल के जैसा प्ले किया है, बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट टेरिटरी में भी आ गया है, तो थोड़ा सा बायस पॉजिटिव ही है, बट सिलेक्टिव काउंटर्स में बायस रखना चाहिए। जैसे कि लॉरस लैब्स काफी अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक काफी ट्रेंडिंग है। अभी भी कंटिन्यूसली नॉर्थवर्ड जर्नी इसका कंटिन्यू है, तो कोई भी डिप मिलता है तो लॉरस लैब्स में बाय करना चाहिए। 600 के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है, एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फर्दर 650 लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है। फार्मा और हेल्थ स्पेस से एक और काउंटर अच्छा लग रहा है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। एक रेंज ब्रेकआउट अपोलो हॉस्पिटल में भी देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड 7800। कल ही करीब एक ब्रेकआउट आ गया था, तो 7200 के आसपास बेस बन रहा है, तो अपोलो हॉस्पिटल में भी व्यू पॉजिटिव रख के काम किया जा सकता है।
नजरिया फार्मा इंडेक्स पर और अपोलो हॉस्पिटल पर पॉजिटिव नजरिया 7,800 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने हैं। खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। नए साल के साथ साथ नया महीना भी शुरू हो चुका है, तो कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। और अगले जो है 3 से 4 दिन में जो है दिसंबर अपडेट्स और Q3 अपडेट्स पे फोकस रहेगा, खासकर कि बैंकिंग अपडेट्स अब आने लगे हैं। और दर्शकों को बता दें कि ऑफकोर्स बैंकिंग सेगमेंट का इसका जो अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ा सा वीक रहने वाला है। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिट लोन्स पे भी जो इश्यूज चल रही है, मार्जिन प्रेशर्स आ रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं CSB बैंक की। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। अगर ऑपरेशनल अपडेट की बात करें तो डिपॉजिट की ग्रोथ की बात करें तो 22% बढ़ा और एडवांसेस में भी 26% का इजाफा साल दर साल देखने मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा NMDC। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स ऑपरेशनली देखने मिले हैं। आप बात करते हैं तो दिसंबर में कंपेयर करें तो थोड़ी सी गिरावट जो है आप जो है लास्ट ईयर थोड़ी देखने मिली थी। और ओवरऑल सेल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट स्टॉक में नहीं पड़ेगा। लेकिन दिसंबर के ऑटो सेल्स यहाँ पे मार्केट है, उसके बाद टाटा मोटर्स के थे। यहाँ पे सेल्स तो सिर्फ 1% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उम्मीद से बेहतर आया है। और कंपनी की कमेंट्री एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा है कि जो डिमांड है चौथे तिमाही वित्त साल 2025 से जो है बढ़ने वाली है मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स की, जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की है। अब ऑफकोर्स जो रबी सीजन आया है और ओवरऑल जो मोमेंटम देखने मिल रहा है रूरल कंजम्पशन में, वहाँ पे भी पॉजिटिविटी देखने मिल रही है। और हमने कल ऑफकोर्स 2 व्हीलर सेल्स में भी देखा कि नंबर्स इंकरेजिंग थे और स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। अब हम बात करेंगे रेलटेल की। यहाँ पे इनको लगभग 78 करोड़ रुपीस का जो है ऑर्डर आया है भारत कोकिंग कोल से, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अंबुजा सीमेंट पे इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है उनकी एमलगमेशन पे अदानी सीमेंटेशन के साथ। अब यहाँ पे इनको ऑब्जर्वेशन लेटर आया एक्सचेंजेस से, BSE और NSE, और यहाँ पे जो है कोई नो ऑब्जेक्शन जो है, या आप कह सकते हैं कि नो एडवर्स ऑब्जर्वेशंस देखने मिली हैं। इसका मतलब नेट है कि एक टाइप से रेगुलेटरी अप्रूवल की जो है स्टैंप लग गई है अदानी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट की एमलगमेशन को लेके। आखिरी स्टॉक वोडाफोन आइडिया। ET से रिपोर्ट्स आ रही है कि वोडाफोन आइडिया जो है अपनी 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च कर सकती है। और ये लॉन्च जो है मार्च के महीने में देखा मिल सकता है, जहाँ पे जो प्राइसिंग प्लान्स रहेंगी वो थोड़ी एग्रेसिव रहेंगी एज कम्पेयर टू द पीयर्स। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि टेलीकॉम सेगमेंट में ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री भी जो है प्राइस हाइक्स लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 5G का जो है पैकेज आ रहा है वोडाफोन आइडिया से, और ओवरऑल इंडस्ट्री में जो है रेट हाइक्स का जो है पूरा जो है सराउंडिंग बना हुआ है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आज यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के चलते वोडाफोन आइडिया और इसके अलावा ऑपरेशनल अपडेट्स के चलते कई सारे बैंक्स और माइनिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे? जी आशीषा, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से, जहाँ पर सिटी की नोट आई है और उन्होंने जो है अपग्रेड किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2070 का रखा है। और सिटी ने जो है 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच के साथ इस पर रेटिंग दी है। उनका मानना है कि जो लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो सस्टेन रहेगी और बेटर डिलीगेंसी ट्रेंड के साथ PNL में सुधार हो सकता है। और हाई क्रेडिट कॉस्ट का जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले से ही फैक्टर इन है। इसी के साथ साथ NTPC पे भी इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 421 का रखा है। उनका मानना है कि स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिला था उसके चलते एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी दिख रही है NTPC के स्टॉक में। और NTPC के पास रिलायबल कोल बेस्ड पावर कैपेसिटी है जो बैक्ड है स्टेबल रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल से। और कंपनी का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो मिनिमाइज करता है रिस्क को। और NTPC का जो फोकस है वो इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। अगला जो है सीमेंट चैनल चेक पर इन्वेस्टर की रिपोर्ट आ रही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो सीमेंट प्राइस है अक्रॉस इंडिया उसमें इंक्रीज़ हुआ है 8.5 रुपीज़ पर बैग मंथ ऑन मंथ बेसिस पर दिसंबर महीने में। लेकिन 8% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जैन 2025 में कुछ रीजन्स में जो है 10 से 20 रुपीज़ पर बैग का जो है प्राइस हाइक देखने को मिला है। और
डीलर्स का मानना है कि जो डिमांड ट्रेंड है वो इम्प्रूव हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, लेकिन अभी भी लो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी के साथ साथ डीलर का ये भी मानना है कि QI FY24 में जो है डिमांड में रिकवरी देखने को मिल सकती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ। इन्वेस्टेक ने जो है अंबुजा सीमेंट और JK सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट पे, इन तीनों ही स्टॉक पे जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और अंबुजा सीमेंट पे टारगेट प्राइस रखा है 950 का, JK सीमेंट पे रखा है 5260 का और अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो है उन्होंने 12425 का टारगेट प्राइस रखा है। अगला और आखिरी जो है जेफरीज की नोट आ रही है इंडस्ट्रियल आउटलुक 2025 की, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि दो डिस्टिंक्ट फेसेस के साथ 2024 जो था वो एक मिक्स ईयर था और इलेक्शन रिजल्ट जो था वो सरप्राइज था, जहाँ पर BJP की जो है कोalition गवर्नमेंट आई है इंस्टेड ऑफ स्टैंड अलोन मेजोरिटी के साथ। उनका मानना है कि पोस्ट इलेक्शन ऑर्डर फ्लो जो ग्रोथ था वो स्लो देखने को मिला है, लेकिन जो BJP की जो मेजोरिटी विन जो है महाराष्ट्र में देखने को मिली, उससे जो है कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं कम हो गई है इन्वेस्टर्स की। जेफरीज का मानना है कि जो बजट है वो एक डिसाइडर होगा गवर्नमेंट के कैपेक्स पर, और जेफरीज जो है कंस्ट्रक्टिव है पावर और डिफेंस पर। उनके जो पिक है उसमें HAL है और L&T, जहाँ पर उन्होंने इन दोनों स्टॉक्स पर तो बाय रेटिंग मेंटेन रखा है और HAL पे जो टारगेट प्राइस है 5500 का रखा है, वहीं L&T पे जो है उन्होंने 4600 का रखा है। बिल्कुल, तो इस रिपोर्ट के चलते कई सारे इंडस्ट्रियल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सीमेंट कंपनियों की प्राइस हाइक की खबर पिछले कुछ दिनों से कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, जिसके चलते सीमेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और इसी के साथ NTPC, जहां पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय 451 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। और कोटक महिंद्रा बैंक सिटी की 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच की रिपोर्ट है, तो इसी रिपोर्ट के चलते कोटक महिंद्रा बैंक पर भी आज नजर रहेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल भी जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी पर आपकी राय लेना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखी है, क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से? गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने और चांदी में हालांकि फॉरेन मार्केट में कोई इतना ओपन नहीं है, तो वॉल्यूम बहुत थिन है, बट लग रहा है कि लास्ट वीक की जो गिरावट है उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। तो सोने और चांदी दोनों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 76,550 के करीब बाय कर सकते हैं 76,900 के टारगेट के लिए, और चांदी में भी थोड़ी डिप मिलती है अराउंड 87,300, तो 88,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय 88,000 तक के लेवल्स चांदी पर, वही 76,900 तक के लेवल्स सोने पर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा आपका नजरिया। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, जहां पर पिछले कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है, क्या राय होगी यहाँ पर? जी सर, एटलीस्ट लास्ट वीक हमने देखा था कि कच्चे तेल स्टेडीली ऊपर जा रहा है और 5950 का जो एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेच कर दिया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लग रहा है कि ये 6200 के करीब आ सकता है, तो कच्चे तेल में 6130 के करीब बाय कर सकते हैं 6200 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में हमने 2 दिन में काफी वॉलेटिलिटी देखी है, बट अभी भी ट्रेंड अगर देखें तो काफी बुलिश है। एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी में ठंड रहेगी US और यूरोप में, तो उसके चलते आगे जाके भी हमें 318 से 320 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस भी 310 के करीब बाय कर सकते हैं 318 के टारगेट लिए। गैस पर खरीदारी की राय 318 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन बेस मेटल जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या राय होगी? देखिए, बेस मेटल्स में हमें चाइना से जो डेटा आया था वो थोड़ा वीक था मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसकी वजह से हमें दबाव देखने को मिला है। और कॉपर भी अगर देखिए तो 800 के नीचे आ चुका है, जो एक अब तक अच्छा एक सपोर्ट बन चुका था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से और नीचे जा सकता है, 790 तक भी हम देख सकते हैं कॉपर में। तो कॉपर बेच के चल सकते हैं अराउंड 797, 790 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये नज़रिया बेस मेटल्स पर, कॉपर पर बिकवाली की राय। भाविक सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए आवंटन में बढ़ोतरी और DAP बनाने वाली कंपनियों के लिए खास पैकेज को मंजूरी दी है। डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और कौन से लिस्टेड स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? देखिए, नए साल में इंडियन कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई उसमें 2 अहम फैसले लिए गए और इसके साथ ही ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। जो 2 फैसले लिए गए हैं उसमें जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला था वो दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित था, जिसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। फैसला ये लिया गया है कि डीएपी खरीद के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए जो सब्सिडी की रकम दी जाती है कंपनीज़ को, उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी की जो रकम है उसके लिए एडिशनल एलोकेशन का फैसला किया गया है। ये रकम करीब 3850 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज़ को हायर कॉस्ट पर डीएपी इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। उसको ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने सरकार से इस बात की मांग की थी कि या तो उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि डोमेस्टिक मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी की जाए या फिर जो सब्सिडी कंपोनेंट है उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन सरकार ने तमाम तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि जो रिटेल प्राइसेस हैं डीएपी की वो 1350 रुपये पर बैग है, पर 50 kg बैग, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए जो सब्सिडी की रकम है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और इसके लिए करीब 3850 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन होगा। मतलब ये कि पर बैग के हिसाब से जो सब्सिडी की रकम है वो 175 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो जाहिर तौर पे कंपनियों को एडिशनल सब्सिडी का फ़ायदा मिल जाएगा, किसानों को के लिए रिटेल प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और जो भी जो बोझ है, आर्थिक बोझ है, वो सरकार अपने ऊपर वहन करेगी। जो दूसरा अहम फैसला लिया गया है वो दरअसल पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित है, जिसमें इसके एक्सटेंशन और कंप्लीट ओवरहॉल का फैसला किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि क्लेम असेसमेंट और सेटलमेंट जल्दी से जल्दी हो। साथ ही साथ जो एलोकेशन है उसको बढ़ाकर 69,500 करोड़ कर दिया गया है। 2021-22 से 2025-26 तक ये स्कीम जो है वो प्रभाव में है और जाहिर तौर पे इसके जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा दिया जाए। सरकार की कोशिश, किसानों को फायदा होने की। पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। कमजोर ओपनिंग के संकेत, करीब 60 अंकों की गिरावट के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में भी सुस्ती का कारोबार है, लेकिन याद रखें अमेरिकी और यूरोपियन मार्केट्स कल न्यू ईयर ईव के चलते बंद थे। इतना ही समय था, लेकिन आप कहीं